हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरों से अपडेट कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन जंग और उससे मुताल्लिक जो भी खबरें उस इलाके से आ रही हैं, उसके अलावा जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। आप लोग अक्सर मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि अमरीश मिश्रा जी से बार बार मुलाकात कराई जाए, उनके साथ जरूर डिस्कस किए जाएं ताज़ा हालात। आज हम आज अमरीश मिश्रा जी हमें अवेलेबल हो गए, उन्होंने हमें वक्त दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी के 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही खुल करके, बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं, लेकिन शायद कुछ ताकतों को, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं होते, उस पर कंप्लेन हो जाती, क्या होता है। बहरहाल अब उनका जो नया चैनल है वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, स्पेलिंग पे ध्यान रखें, AMARESHMISRA स्पीक्स टू। इसका लिंक भी मैं आपको यहां दे रहा हूं, जो आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अमरीश मिश्रा जी बहुत ही जाने माने राइटर हैं, इनकलाबी शख्सियत हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे, बहुत ही मशहूर CPI-ML के, और उसके अलावा आपने कई किताबें लिखी हैं। आप मुसलसल उन्हें देखते हैं, बल्कि आप तलाश करते हैं अमरीश मिश्रा जी की ताजा वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं वो ये कि सीरिया में आखिर हालात क्या हैं। इस वक्त तकरीबन 1 महीना 5 दिन हो गए, वहां पर हुकूमत बदले या हुकूमत गिरे, क्या कहा जाए। मौजूदा वो हुकूमत है भी या नहीं जानते। पूरे मुल्क पर अभी भी उनका कब्जा नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है। सीरिया के बारे में जानेंगे, उसके अलावा गाजा में क्या कुछ हो रहा है वो कुछ समझेंगे, और क्या कुछ यमन के लोग इतना बड़ा दर्द सर क्यों बन गए अमेरिका और इजराइल के लिए, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि सीरिया में क्या कुछ हो रहा है। सीरिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक तरह से तब्दीली का पॉइंट समझा जा रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की कमजोरी उसको समझा जा रहा है, और ये कि शायद ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया। क्या कुछ है सीरिया से, खबरें क्या हैं? नहीं, मैं तो सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि ग्रेटर इजराइल तो देखिए एक केवल एक नारा था, जैसे अखंड भारत है और ट्रम्प भी अखंड अमेरिका की बात जो वो ग्रीनलैंड को ले लेंगे, कनाडा को ले लेंगे, उस पर भी आएंगे। सीरिया देखिए क्या है कि ग्रेटर इजराइल तो अभी उस पर बहस करना बेकार है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। मेन बात यह है कि जो HTS की सरकार है, क्या वो स्टेबल सरकार, अब क्या वेस्ट उसको स्टेबल देखता है। अब इसमें 2 पहलू हैं कि बाइडेन ने ऐसा क्यों किया कि जब 10 मिलियन का अवार्ड इसके सर से उठा लिया, जोलानी के सर से, HTS को टेररिस्ट लिस्ट से हटाया क्यों नहीं, और ट्रम्प के लिए छोड़ दिया कि ट्रम्प इस पे फैसला लेगा। तो ये बाइडेन कोई व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में ये डाउट है कि HTS एक्चुअली, अच्छा, लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं? लोग इस रूप में देख रहे हैं कि अमेरिका अभी सोच रहा है कि कहीं HTS फिर से आतंकवाद की तरफ ना बढ़ जाए। अभी उसके जुलानी को तो चलो ठीक है, उसने सूट वूट पहन लिया है, सूट बूट का जिहादी बन गया है, लेकिन ये जो बात है कि HTS जो है वो कभी भी, मीडिया इस रूप में कह रहा है कि अमेरिका इसलिए HTS को अभी डीलिस्ट नहीं कर रहा है या लिस्ट से नहीं हटा रहा है, टेररिस्ट लिस्ट से, क्योंकि वो ये उसको ये है कि कहीं ये फिर एक उस रास्ते ना चल जाए जो कि आईसिस की तरफ जाता है या अलकायदा वाले रास्ते पे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को उसकी स्टेबिलिटी पे डाउट है। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को ये लग रहा है कि ठीक है, हमने बना तो दिया, बैठा तो दिया। अच्छा, इजराइल में भी ऐसी बहसें हो रही है सीरिया को लेकर। इजराइल भी कह रहा है कि हम कैसे ट्रस्ट करें। अच्छा, अब देखिए बड़ा अजीब सा माहौल है, इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा। बातचीत ये होगी कि इजराइल ये कह रहा है कि कहीं HTS फिर आतंकवादी ना हो जाए, अमेरिका ये सोच रहा है फिर आतंकवादी ना हो जाए। बात वो है ही नहीं, बात स्टेबिलिटी की है। उनको ये डर है। अच्छा, स्टेबिलिटी की क्यों डर है? उनको पता है उनको पता है ये बात कि सीरियन रेजिस्टेंस फिर से खड़ा हो गया है, और जिस तरह की शब्दावली सीरियन रेजिस्टेंस यूज कर रहा है और जिस तरह की घटनाएं हो रही हो, जैसे HTS जिस तरह से डरा हुआ है, और उसमें वो पूरी जो एक माहौल है, आपको बताएं एक जगह कुसैर है सीरिया लेबनान बॉर्डर के पास, और जो फर्स्ट सीरियन जो सिविल वॉर हुई थी उसमें 2013 में बैटल ऑफ कुसैर ही डिसाइसिव थी, जहां रेबल्स हार गए थे।
यही एचटीएस के लोग थे, अल नुसरा के नाम से, उस समय आईएसआईएस नहीं बना था। तो और वहीं कुसैर में ही रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है। और आईडीएफ ने भी कंफर्म किया है कि सीरिया से लेकर लेबनान बॉर्डर पर 52 मिलिट्री चेक पॉइंट्स रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना चुका है। उसने एक बड़ी एचटीएस की फोर्स को मारा है जिसका कमांडर यूगेर था, जो चाइनीज मुस्लिम था। और उसके बाद ताजिक भी उसमें मारे गए। और ये मुद्दा उठ गया है वहां पर कि जो सीरिया की जो आर्मी बन रही है, नेशनल आर्मी सीरियन देश की, वो दरअसल सीरियन है ही नहीं, वो तो इंटरनेशनल है। और ये अजीब तरह की चीज है। इसको या तो ये सीआईए जानबूझ के करवा रहा है या मोसाद जानबूझ के करवा रहा है, अदरवाइज इसका क्या मतलब है? क्योंकि मतलब या तो उनका ये है कि भाई सीरिया को हम 4-5 हिस्सों में बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फिर देखिए दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि 4 आईसिस के लोग पकड़े एचटीएस सरकार ने, जो सैयदा ज़ैनब की श्राइन को उड़ाना चाह रहे थे दमस्कस में। और उसको लेके बात आ रही है कि जो अमेरिका एक आईसिस की बोगी लगातार उठा रहा है, कह रहा है हमने आईसिस की बहुत सारी जगहों पे बॉम्बिंग की, ये की, वो की। तो वो सारी बातें, अच्छा, अमेरिका के अंदर भी घटनाएं घटी है, मैंने पिछली बार बताया था, जिसमें आईसिस के झंडे मिले और कई ऐसे निर्दोषों को मार दिया। और उसका जो परपिट्रेटर था मुस्लिम निकला, शमसुद्दीन जब्बार। बाद में पता चला कि वो अफ्रीकन अमेरिकन है। मतलब पूरा इस समय जो पूरा माहौल है वो इस तरह का है कि मुझे सीरिया के बारे में ये सीधे लगता है कि अमेरिका जो है वो ये बात ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है कि एचटीएस की सरकार बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये है कि अब विकल्प क्या है अमेरिका के पास? तो विकल्प उनके पास एक्चुअली बहुत कम है। उनके पास एक विकल्प ये है कि सीरिया को डिवाइड कर दो। सीरिया को डिवाइड करना होगा तो उसके लिए भी आपको असद को बुलाना होगा कि जो अलावाइट एरियाज हैं, ये प्लानिंग है उनकी। असद को जिंदा रखा गया, सब कुछ हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वेस्ट की वजह से जिंदा रहे, रशिया का उसमें रोल था। लेकिन जो पूरी बात है कि उनको गद्दाफी वाले रास्ते पे नहीं जाने दिया गया। और ये एक अमेरिका की प्लानिंग है कि अगर ये एचटीएस अनस्टेबल होती है तो हम 4-5 हिस्सों में सीरिया को डिवाइड कर देंगे। उधर आप जानते हैं सीरिया के बड़े हिस्से में एचटीएस की भूमिका कोई भूमिका नहीं है। जितनी असाद की थी थोड़ी बहुत नॉर्थ ईस्ट में जहां कुर्दों का शासन है, उतनी भी नहीं है। और वहां तो जो टर्किश बैक जो रिबेल्स हैं, एसएनए, वो तो अभी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि 2 ग्रुप्स मेन थे, एचटीएस और एसएनए। तो जो एसएनए है वो अभी भी कुर्दों से लड़ रहा है और रोज वहां पर लड़ाई हो रही है। और अमेरिका कम से कम 3 से 4 पीस मतलब समझौते वहां करा चुका है। क्या उनका मतलब है? अमेरिकन बेसिस वही हैं अल तन्फ में, रशिया के बेसिस भी हिमेम वगैरह में वहीं पर हैं। अब ये जो सारी बातें हैं, इनको देख के लग रहा है कि या तो ये इस पे काम कर रहे हैं, सीरिया को बाल्कनाइज कर दो, फिर इनको अलावाइट्स को अलग एक इलाका दे दो, सुन्नियों को अलग दे दो, इनको अलग दे दो। हालांकि बहुत मुश्किल है वो, लेकिन उसमें बीच में एक खबर आई थी, 2 दिन पहले खबर आई थी, इजराइल के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सीरिया के टुकड़े टुकड़े करने के प्लान पर डिस्कशन किया है। और उसमें एथनिक ग्रुप्स के और उनके अलग अलग गवर्नरेट्स बनाने के प्रपोजल पर बाकायदा इजराइल में डिस्कशन शुरू हो गया है। यानी सीरिया का किस्मत का फैसला इजराइल में करने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि वो प्लान कुछ आगे बढ़ पाएगा? नहीं, इजराइल के बस की बात नहीं। देखिए, वो अमेरिका है, अमेरिका डिसाइड करेगा। इजराइल तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है इस समय, और ट्रंप जिस तरह से इजराइल को इग्नोर कर रहा है, हड़का रहा है। अब आप सोचिए, ट्रंप ने कहा कि मेरी स्वेरिंग इन सेरेमनी के पहले होस्टेज डील हो जानी चाहिए। अब नेतन्याहू पहली बार डरा है। बाइडेन को तो वो बिल्कुल कुछ नहीं समझता था कि उसको तो पूरी जूइश लॉबी चलाती है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है। ट्रंप जो है वो अजीब तरह की चीज है, वो कभी भी किसी के भी खिलाफ जा सकता है। और उसको ये समस्या है कि हमें मिडिल ईस्ट में नहीं फंसना है, हमको उसके आगे नहीं फंसना, हमको कनाडा चाहिए, हमको ग्रीनलैंड चाहिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पहले तो आसपास के इलाकों को ले, तब तो आगे बढ़े। अभी ये देखिए पूरी जो सिचुएशन है इजराइल का, जो ग्रेटर इजराइल की तो कोई बात अभी वो एजेंडा पीछे चला गया है। सीरिया को जो तोड़ने की बात है वो एक एजेंडा है, लेकिन उसमें भी एक पेच है, क्योंकि आप सीरिया को आप एचटीएस स्टेबल नहीं है, ये क्लियर हो गया है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स उनको विजिट कर रही हैं, ज्यादातर वो सब प्रो अमेरिकन फोर्सेस हैं, वो जाके बयान देती हैं।
वो फोटो ऑप हो रहा है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। बल्कि सीरिया को लेके नया एंगल ये आ गया है कि इजिप्ट इनसिक्योर हो गया कि टर्की का बहुत इन्फ्लुएंस ना हो जाए, ये ना हो जाए, और टर्की रोज बयान दे रहा है कि नहीं सीरिया को हम टूटने नहीं देंगे, ये नहीं। तो वो एक अलग एंगल है कि टर्की को अमेरिका कैसे संभालेगा। टर्की के साथ उसने कोऑर्डिनेशन तो किया असद को गिराने में, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं आज की, उसमें जो कुर्द इलाके क्या वो टर्की को दे देगा या टर्किश फोर्सेस को दे देगा। दूसरी बात, अमेरिका के पास एक और ऑप्शन है कि आईसिस को पैदा करे, और अमेरिका बाकायदा उस ऑप्शन पे चल रहा है कि आईसिस को हम दोबारा पैदा करें। इसीलिए आईसिस को लेकर इतनी घटनाएं हो रही हैं, ताकि फिर से वो पूरी चर्चा में आए। एचटीएस कोलैप्स करे तो हम इतना वहां पर एक बर्बरता दिखाएं आईसिस के माध्यम से, ये अमेरिका का प्लान है, इतनी बर्बरता दिखाएं कि उसको लेके एक नया आतंक पैदा करें और फिर हम जो चाहे सीरिया के साथ करें। लेकिन वो संभव नहीं। उस सीरिया जैसी कॉम्प्लेक्स जगह पे जहां रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, जहां पर मार दिए गए हैं, जो एचटीएस के लोग मारे जा रहे हैं, और जगह जगह एक उनका मेजर एएमडी करके एक सीक्रेट उनका एक मतलब एक लीडर भी रेजिस्टेंस का, उसको मेजर एएमडी कहते हैं, वो उभर गया है। और उन लोगों ने तलफिता वगैरह में दमस्कस के आउटस्कर्ट्स तक में हमले किए, और वो लोग सीरियंस हैं और इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जो जोलानी ने सेना बनाई है या बनाने की प्रक्रिया में है, उसमें नॉन सीरियंस ज्यादा है। अब इस पूरी परिस्थिति में हम पूरा ये देख पा रहे हैं कि देखिए असद को इसीलिए ये लोग वापस भी बुला सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा असद कैन रिटर्न इधर एज हेड ऑफ सीरिया और एज हेड ऑफ अ डिवाइडेड सीरिया, कि जिसको डिवाइड करके आप एक इलाके में आप असद को आप मतलब वहां पर बिठा दीजिए। लेकिन उसमें जो पूरी बात निकलेगी, क्योंकि उससे फिर बात आ जाएगी कि ईरान का क्या इन्फ्लुएंस लौट आया है, रशिया का क्या इन्फ्लुएंस, रशिया ने उसको असाइलम दिया है, तो ऑब्वियसली रशिया का तो ये तो से रहेगी। और ये जो बात आ रही है कि अब रशिया सीरिया से अपने बेसिस हटा रहा है, अफ्रीका की तरफ देख रहा है, ऐसा है नहीं। उसके बेसिस हैं वहां पर। देखिए एचटीएस भी उसको टच नहीं कर रहा है, अमेरिका ने भी उसको लेके कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं मचाया है। रशिया पे फोकस जो, क्योंकि ट्रम्प के समय, अब आज 13 तारीख है, 20 तारीख को ट्रम्प का वो शपथ ग्रहण है, बार बार उसमें एक ही बात आ रही है। अभी कल ही ट्रम्प ने कहा कि प्यूटिन हमसे मिलना चाहता है, उसने ये कहा प्यूटिन हमसे मिलना चाहता है। अब प्यूटिन तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से तो वो प्यूटिन के खिलाफ वारंट निकलवा दिया था बाइडेन ने। तो प्यूटिन से अगर ट्रम्प मिलेंगे तो ऑब्वियसली क्या इसका मतलब है कि आप जो हैं वो मतलब अपने इतने बड़े दुश्मन से, जिसके ऊपर आपने सैंक्शंस लगा दिए, जाने क्या क्या आपने दुनिया भर का, आपने वो जो नॉर्थ स्ट्रीम है उसको ब्लो अप कर दिया, जो यूरोप रशिया की गैस जाती थी यूरोप, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद आके आप कह रहे हैं कि रशिया के साथ हम समझौता करेंगे, और उस समझौते में जो हिस्सा रशिया ने यूक्रेन का ले लिया है वो रशिया के साथ ही रहेगा। ये भी एक बड़ी बात, रशिया उसको छोड़ेगा नहीं, रशिया उसको नहीं। अच्छा मिश्रा जी हम दूसरी तरफ जाएं इससे पहले ईरान की तरफ से फौजी तैयारियों की बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। फौजी मशकें हुई हैं, उसके अलावा उन्होंने एक नया मिसाइल जमीन के नीचे बहुत बड़ा कारखाना कुछ दिखाया है, और एक ताजा बयान है कि वो हथियार हमारे पास मौजूद हैं जो दुनिया ने अभी देखे नहीं है। हमारे पास वो हथियार हैं जो दुनिया के पास कहीं नहीं है, जो हमारे पास हैं। तो इसके क्या मानी है, क्या कुछ है? वो जो ट्रू प्रॉमिस 3 पेंडिंग है, उस तरफ कुछ बात बढ़ेगी क्या लगता है? देखिए उस तरफ बात बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि बढ़ चुकी है, उसकी तैयारी हो चुकी है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि ईरान अब एक न्यूक्लियर पावर बन गया है। कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। ईरान एक न्यूक्लियर पावर है। उसने जो पूरी वो तैयारी कर रहा है, उसने जो अपने डिफेंस सिस्टम्स जो नए अनवील किए हैं, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, मतलब जो रिजवान नाम से, फिर एक रशिया की मदद से RAAD नाम का भी उन्होंने, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और खुद जो तैयारी, जो मिसाइल सिटी एक पहाड़ के अंदर दिखाई ईरान ने, और उसके साथ साथ जो वहां परेड्स हो रही हैं, और वहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बात यह है कि जो अहमदीजाद के समय जो बात होती थी कि इजराइल का वजूद खत्म कर दो, उस तरह की बातें लौटी। और पेजेश्कियान अब केवल एक चेहरा रह गया, उनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं दिखता है।
अब ईरान एक वॉर पाथ पे है, ये एक बात क्लियर हो गई। इजराइल भी इस चीज को देख रहा है, इसलिए इजराइल रोज इस पे मीट, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस नेतन्याहू की इस पे भी मीटिंग हो रही है। और लेकिन ट्रंप उस तरीके से अभी इस चीज को नहीं देख रहा है, क्योंकि ट्रंप का फोकस है कि वो यहाँ पर गाजा में डील हो जाए, ये हो जाए जब हम शपथ लें। पर ईरान, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो जो जिस तरह की कैपेबिलिटीज उसने अपनी दिखाई है, जिस तरह के जो डिफेंस सिस्टम्स उसके पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं, जो अभी अनवेल हुए हैं। वो चाइना के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं। ऑफेंसिव सिस्टम हैं रशिया और चाइना के पास, लेकिन डिफेंसिव जो ईरान ने किया है वो किसी के पास नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो नए जो इस तरीके से जो नए कुछ ड्रोन्स और नए कुछ अटैक इस तरीके जो एयरक्राफ्ट ईरान के पास आए हैं, जहां वो एक तो आईसीबीएम से न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, प्लस वो हवा से भी, मतलब जहाज से भी, वो हवाई जहाज से भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकती है। इस तरह की पूरी खबरें आई हैं, और ये सारी जो उसकी फैसिलिटीज है यहाँ पर पिछले 3 महीने में बहुत बड़ा क्लीन अप हुआ है। मोसाद के कई एजेंट्स मारे गए हैं, और ये जो और ईरान इस रास्ते पे चल रहा है। ट्रू प्रॉमिस 3 को होना है, वो कब होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, ऑब्वियसली हम डिक्टेट नहीं कर सकते, या हम अभी उसको तभी एक ऐसी स्थिति, देखिए गाजा में कैसा डेवलपमेंट होता है, उससे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन ईरान इस चीज के लिए तैयार है कि मरने मारने की लड़ाई हम इजराइल के साथ लड़ेंगे। और इजराइल के अंदर भी ये डिस्कशन है कि ईरान को क्यों नहीं खत्म करते हो, तो ईरान को क्यों नहीं खत्म करते हो, उसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि यूएस हमारा साथ देगा कि नहीं, जो इजरायलीज का कहना है कि यूएस हमारा साथ देगा कि नहीं। और दुनिया में जो अभी हम आइसोलेटेड हैं, इस समय आइसोलेट हो गए हैं, और आपने और मतलब इस नए बजट में बहुत सारा पैसा सोशल मीडिया वगैरह पे और इजराइल की इमेज ठीक करने में कराया गया। लेकिन वो इमेज कैसे ठीक हो गई? एक बार जो इमेज खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। जो अभी तो अच्छा अभी जो है, माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका, अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि ईरान भी ट्रंप के ओहदा संभालने का इंतजार कर रहा है, और नेतन्याहू भी शायद वही देख रहा है कि क्या कुछ होगा। और वो जैसा कि आपने कहा कि वो जो बाइडेन को तो अपनी धमकी में ले लेता था, लेकिन ट्रंप से शायद वो डर रहे हैं। यही वजह है कि मोसाद के चीफ को भेजा है उन्होंने दोहा में बात करने के लिए। तो वो और गाजा से बहुत गर्म खबरें आ रही हैं। गाजा में जिन एरियाज को क्लीन अप कह दिया गया था इजरायली फौजों के जरिए, अब वहीं रोजाना इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं। उसे आप कैसे देख रहे हैं? हमास वाले, गाजा वाले सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इजरायलियों का ये कहना है कि जो हमने जिसको सबसे वीकेस्ट लिंक समझा था, वो सीरिया नहीं था, वो हमास था, कि हमास को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। अब 1 साल से ऊपर हो रहा है। जिन एरिया, आप सोचिए बेत हनून जो नॉर्थ गाजा है, जहां पर इजराइल सबसे पहले घुसा था 7 अक्टूबर के बाद, दिसंबर 2023 में उसने डिक्लेयर कर दिया था कि अब नॉर्थ गाजा से हमास खत्म हो गया। दिसंबर 2023 उसके, और आज क्या था, आज है देखिए 13 जनवरी 2025। आज की तारीख में उसको बेतहनून, ये उत्तर गाजा में बेतहनून, बेतलहिया, जबलिया, ये 3 मेन पॉइंट्स, इनमें उसको फिर से जाके उसको एक अलग नरसंहार उसने किया है, जहां 10,000 फिलिस्तीनी सिविलियंस को उसने मार दिया है। उसने एक बफर जोन बना लिया, एक नई सड़क उसने बना दी जिसको मेफ्लसिम एक्सेस कहा जाता है। और उसके पीछे प्लानिंग उनकी यही थी कि हम नॉर्थ गाजा को एक मॉडल की तरह पेश करें, एज अ रेजिस्टेंस फ्री जोन। कि ये देखिए, हमने एक मॉडल क्रिएट किया है, जो भी मतलब हम राफा तक नहीं, हमने नेत्जरीम कॉरिडोर और जो मेफ्लसिम एक्सेस है, जो नई सड़क बनाई है, इसको इसके नॉर्थ में कोई ना जा सकता है ना आ सकता है बिना इजरायली अप्रूवल के। सिविलियंस रहेंगे भी तो उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन बबल्स वगैरह बनाए जाएंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोगों को, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स से बात भी उनकी हुई थी। अब रेजिस्टेंस फ्री जोन में यह हालत है कि पिछले 2 हफ्ते में 50 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। इतने बड़े, अभी देखिए जो सबसे बड़ी जो घटना 11 तारीख को घटी, अब उसमें बवाल हो गया। उसमें बवाल ये हो गया कि 11 तारीख को जो 7 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और 33 घायल हुए।
और अब सोचिए पूरा, और ये पहली बार एडमिट किया है, और ये नेतन्याहू ने नहीं एडमिट किया। आर्मी ने कहा कि 4 मारे गए और घायलों की संख्या नहीं बताई, लेकिन जो हिब्रू अखबार है जो नेतन्याहू के करीब है, जो खुद राइट विंग है, वो इस चीज को उन्होंने उछाल दिया। अब इसके पीछे किसका हाथ है, क्या हाथ है, वो एक अलग सवाल, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक तो 4 नहीं 7 मरे। ये पहली बार हुआ है। हम लोग बहुत 1.5 साल से कह रहे हैं कि इजरायली आधा बताते हैं। अब ये देखिए, ये प्रूव हो गया। 33 घायल हैं, मतलब आप सोचिए पूरा ट्रूप कैरियर जा रहा था, 33 + 7 40 से 45 सोल्जर एक व्हीकल में थे। उस व्हीकल को नहाल ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर चला रहा था। उसमें किफिर ब्रिगेड की एक खास नेहुदा एक बटालियन है, उसके भी लोग थे, और गिवाती ब्रिगेड के भी लोग थे। 3 ब्रिगेड्स के लोग थे। वो लोग एक ऐसी सड़क से जा रहे थे बेत हनून में, बेत हनून जो कि आप देखिए अगर नॉर्थ गाजा का मैप, तो जबलिया, बेत हनून, बेत लहिया, ये 3 मेन है। और बेत हनून में ही वो अस्पताल है कमल अदवान, जिसको इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया। वो मैं बताऊंगा क्यों डिस्ट्रॉय किया और वहां पर क्या इनकी पूरी रणनीति थी। अब वो बिल्कुल सेफ रोड थी, दैट रोड वॉज डीम्ड सेफ। वहां से जब ये लोग निकले हैं, अभी तक क्लियर नहीं है क्या हुआ, लेकिन 2 बातें आ रही हैं। उनके व्हीकल के अंदर बम था, उनके व्हीकल के अंदर बम था, वो फटा। उसके बाद जो सड़कें थी वो बमों से पटी थी। मतलब आपने कैसे सेफ कह दिया आपने, क्या अगर उसमें माइंस लगी हैं सड़कों में, तो आपने वहां पर आपके पास तो भाई बहुत ही नॉर्मल, इंडिया के सीआरपीएफ के पास हैं जो माइंस, मतलब जो लोकेट करती है नक्सली इलाकों में। इजरायली आर्मी ने वही नहीं, या तो किया नहीं, या किया तो फेल हो गया। और उसके बाद सुनिए, जब ये 2 ब्लास्ट हुए, एक अंदर एक बाहर, उसके बाद हमास के फाइटर्स सुरंग से निकले और उन्होंने मारा। उस साइड को बिल्कुल एक मैसाकर टाइप हुआ है। अभी अब मैं आपको, फर्स्ट मैसाकर ऑफ इजरायली सोल्जर्स बाय हमास, मैसाकर। और इजराइल ये कहता है कि वो शायद टनल से निकल के आ जाते हैं। इजराइल को हमेशा ये होनी नहीं चाहिए ना, वो तो रेजिस्टेंस फ्री जोन है, तो टनल का मतलब क्या है? जी। यही देखिए, समस्या यही है ना कि एक्चुअली जो लड़ाई का वो हिसाब होता है ना, उसको समझने के लिए खासतौर पे रेजिस्टेंस को आप जो खत्म नहीं कर पाते। और एक बात और लोगों को माननी होगी कि हमास ने पूरी दुनिया को सरप्राइज किया है, इंक्लूडिंग ईरान। अपने सबसे बड़े एलाइज को भी सरप्राइज किया है, और उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज किया है। ये अद्भुत चीज है। ये जैसे वियतनाम ने किया था, कोई मानने को नहीं तैयार था वियतनाम जीत सकता है अमेरिका से। बताइए, एक किसानों का देश जहां भुखमरी है, वियतनाम, मतलब जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था एक्चुअली, वहां पर जाके अमेरिका 10 साल लड़ा और उसके बाद हार गया। 58,000 अमेरिकन मारे। अच्छा, इसराइल के अंदर के क्या हालात हैं, थोड़ा सा वो भी, क्योंकि वक्त कम है तो मैं जल्दी समेटने की कोशिश। देखिए, अब क्या कहें अंदर के हालात। 4 जो देखिए, ये जो 4 जो बड़े बड़े मिलिट्री एनालिस्ट हैं, अभी अश्केनाजी, याकूब नजेल, नाओम अमीर, हाओम रमीम, जो जनरल्स प्लान जो जबलिया में इन्होंने रेजिस्टेंस फ्री जोन की बात की थी, जो उसका आर्किटेक्ट गियोरा ईलैंड, ये जब कह रहे हैं कि हम फेल हो गए हैं, और ये ब्लेम कर रहे हैं हलेवी को, जो आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ है, ये कह रहे हैं कि तुम बार बार वहां एक एरिया जीतते हो, वापस आ जाते हो, हमास फिर वहां स्थापित हो जाता है। तुमने ये वादा किया था कि तुम ये काम नॉर्थ गाजा में नहीं करोगे, और 2 महीने से हम लोग वहां कर रहे हैं। और आपको पता है कमल अडवान की जो घटना है, जो उसको जलाया गया, और उसके डॉक्टर जो हुसैन अबू साफिया, वो क्यों अभी तक अंदर है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। इन लोगों ने कि इजराइल की प्लानिंग ये थी कि बेत हनून में कमल अडवान, मतलब हमास के सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दो, जो टनल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दो। अल्टीमेटली ये लोग कमल अडवान में आएंगे, हमास के फाइटर, और वहां इनको फंसा, और वहां इनको हम मारेंगे। वो चीज हुई नहीं। हमास उस ट्रैप में फंसा ही नहीं। वो तो अपने, क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअली में, मतलब एक्चुअली इन द रियल सेंस, इन लोगों ने जो उसको रेजिस्टेंस फ्री बना ही नहीं पाए थे, और कमल अडवान पे हमला कर दिए। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अब आप बताइए कि हलेवी भी वहां जा रहे हैं, वहीं पर एहसान धक्का मारा गया, इतना बड़ा जो ऑफिसर था जिसने इतनी वहां पर डिजास्टर्स, मतलब ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स किए हैं। नेतन्याहू तक वहां पर हुआ है।
क्या कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से आप कमल अडवान में जो आप सोच रहे थे रेजिस्टेंस इकट्ठा होगा उसको हम ट्रैप करेंगे, वो नहीं हुआ, फिर आपको पूरा अस्पताल जलाना पड़ा। और एक भी उसमें हमास, इस बार तो जो पहले ये लोग अल शिफा हॉस्पिटल में कर चुके थे उसमें तो चलो फिर शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने उसको माना था, ये तो कोई मान ही नहीं रहा। और और हुस्साम अबू साफिया जो अंदर चले गए, मेरे ख्याल से उन्होंने वॉलंटरली इस चीज को किया कि वो अपने को, क्योंकि उससे फिर पूरी दुनिया का परसेप्शन चेंज हो गया। और वो पूरा जो अभी भी इजराइल कह रहा है कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये हमास के आदमी हैं और इनको हम इसीलिए सबसे इनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक वायर से मार रहे हैं, जाने क्या क्या वो। लेकिन बात ये है, इजरायली पूछ रहे हैं, मैंने जो नाम अभी गिना है, इजरायली बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थिंकर्स जो कि नेतन्याहू के साथ के लोग हैं, वो जनरल जिसने जनरल प्लान बनाया ईलान, वो कह रहा है कि यार ये तो फेल हो गए हम लोग, अब कहां से हम ये, अगर नॉर्थ गाजा को हम रेजिस्टेंस फ्री नहीं बना पाए जिसमें इजराइल का पूरा कंट्रोल है, अभी भी सिविलियंस आ जा रहे हैं वहां से, उन पे कंट्रोल नहीं हो पाया है। रेजिस्टेंस फाइटर्स, आज की खबर है कि एक दीवार गिर गई, ये पता नहीं, मैं कहा से ये 10वीं 20वीं दीवार है जो गिरी, क्योंकि वो इमारत के अंदर इजरायली पनाह लेते हैं, वो पूरी इमारत वो भी ट्रैप निकलती है। तो ये हमास ने, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं, हमास ने हजारों नए फाइटर्स रिक्रूट कर लिए हैं। वो जो पीरियड था जब ये लेबनान से लड़ रहे थे, इन्होंने सोचा था लेबनान को हम हिजबुल्लाह को आइसोलेट कर देंगे और नॉर्थ से जो फायरिंग होती है वो हम रोक देंगे और फिर हम हमास को खत्म कर देंगे। उल्टा हुआ, हमास ने अपने को और मजबूत कर लिया। अब ये जो डिफीट है हमास के सामने, जिसको आप सबसे कमजोर, मतलब एक कंट्री भी नहीं है, हालांकि गाजा को रूल करता था सब। अब दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई वो 15 साल से तैयारी कर रहे थे, ये आपने क्यों नहीं सोचा? अब 15 साल से क्या तैयारी कर रहे थे, ये इजरायली इंटेलिजेंस को पता था, नहीं पता था? क्योंकि इस तरह की तैयारी कि यहिया सिनवार मार दिए गए हों, मोहम्मद दैफ का आता पता नहीं है, कौन कर रहा है? और अभी इजराइल ने कोई नाम ऐसा नहीं दिया है। अब खालिद मिशाल और हैया वगैरह जो और नेता है वो बाहर है, वहां पर कौन इस सब चीजों को कर रहा है, इसके बारे में दे आर क्लूलेस। और ये अच्छा मिश्रा जी आपकी इस बात से कि वो कमाल अदवान में हमास को ट्रैप में लाना चाहते थे और वो उसमें कामयाब नहीं हुए, इससे के साथ साथ मैं गौर कर रहा था कि जो टनल्स की शक्ल में पूरा शहर बसे होने की खबरें अब से पहले आई हैं अलग अलग सोर्सेज से, हम मुझे भी ईरान से बताया, अलग अलग जगहों से, तो उन्होंने शायद अपनी मेडिकल फैसिलिटीज, अपने जख्मियों का इलाज करने के लिए वहीं जमीन के नीचे अंदर ही कहीं शायद कोई अस्पताल बनाए हुए होंगे। आपको क्या लगता है, कभी इस किस्म की कोई चीज कहीं पढ़ने को समझने को मिलती है? वो एक अस्पताल नहीं, कई हैं। देखिए होस्टेजेस अभी भी 70 से 80 जिंदा होस्टेजेस हमास के पास है। सब लोग कई बार बीमार हो चुके हैं, उनके वीडियोस भी जारी हुए हैं। बहुत लोगों की जान बचाई है, क्योंकि इजरायली गोलियों से भी कुछ शिकार हुए, तो कुछ तो मरी गए इजरायली गोली से। करीब 30 से 40 होस्टेजेस इजरायली गोलियों से मरे हैं। बाकी लोग जो है 10 से 15 उनका इलाज कराया गया, वो जिंदा हैं। इसीलिए होस्टेज टॉक्स हो रही हैं और नेतन्याहू डेस्परेट है कि कुछ हो जाए ट्रंप के ये स्वेरिंग इन के पहले। अब वो स्मोत्रिच और इतमार बेन गिविर जो पहले कह रहे थे अगर समझौता होगा तो हम समर्थन हटा लेंगे, अब वो लोग दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें साफ ये लग रहा है कि जो अंडरग्राउंड उसका जो नेटवर्क है जो हमास ने बनाया है, इन लोगों ने जो आकलन किया था उससे कहीं ज्यादा वो गहरा है, कहीं ज्यादा वो बड़ा है। और जो हथियार हमास के पास पहुंच रहे हैं, इन लोगों ने ये कहा था, अब देखिए, इन लोगों ने ये कहा था कि हमसे गलती हो गई, हमने नॉर्थ गाजा से शुरू किया 2023 में, हमने नॉर्थ गाजा का इन्वेजन शुरू किया, उसी समय साउथ का करना चाहिए था और दोनों तरफ से चाप देना चाहिए था हमास को। अब साउथ, क्योंकि उनका ये कहना है कि नॉर्थ में जो फिर से हमास आगे बढ़ा, अभी नहीं, जो 2023 में जब ये डिक्लेयर कर दिया था दिसंबर में कि नॉर्थ गाजा हमने जीत लिया, उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद था, तो इन्होंने कहा कि राफा की तरफ से हथियार आ रहे हैं। अब ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी पहुंच गए हैं और अब ये नेत्जरीम कॉरिडोर पे भी इनका कब्जा है। तो फिर हमास ने अभी कैसे अपने को रिवाइव की? जब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे कब्जा किए हुए इजराइल को 6 महीने हो गए, तो जब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को तुमने कब्जा किया है और तो वहां से हथियार
मतलब थ्योरेटिकली वहां से हथियार नहीं आ रहे हैं, और इधर तुम हो नॉर्थ गाजा में, तो हथियार कहाँ से आ रहे हैं? इनके पास जो इतने सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स जिसको तुम डिटेक्ट मैं तो और आगे कह रहा हूं, इजराइल की जो कैपेसिटी है, जब उसके पास माइंस को डिटेक्ट करने की बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इजराइल अमेरिका के पास है। और ये बहुत पुरानी, ये कोई नई चीज नहीं। मैं फिर कहूंगा, सीआरपीएफ यहाँ पर सीआरपीएफ करती है, आईटीबीपी करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है, वो काम ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वहां पर ये जो अब उसमें एक और चीज आ रही है कि इजराइल ने जो 80,000 टन बम गिराए, उसमें 10% एक्सप्लोड नहीं किए। उन्हीं म्यूनिशंस को हिमास ने यूज कर करके एक्सप्लोजिव्स बना दिए, और वो ऐसी जगह उनको प्लेस कर रहा है। अब इसमें वो लोग कह रहे हैं कि देखिए जाड़े का समय है, कोहरा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, हमास के फाइटर्स दूर से दिखते हैं, हमको लुभाते हैं, हम उस तरफ जाते हैं और वहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है, उड़ जाता है। अरे भाई, तो कितनी बार ये होगा? एक बार हुआ, दो बार हुआ, तुम सेना हो कि मजाक हो कि मतलब तुम ये करते ही चले जाओगे? तो ये जो देखिए, जो हमास ने एकदम नंगा कर दिया, मतलब मैं क्या कहूं, कोई शब्द नहीं। ये इस तरह का ह्यूमिलिएशन इजरायली फोर्स का हुआ है पूरी दुनिया में। अगर देखिए, अभी इस चीज को मेरा ये मानना है कि एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस में भी बहुत सारे लोग हतप्रभ होके देख रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का आकलन ये था, मैं आपको बताऊं, हिजबुल्लाह का आकलन ये था कि 7 अक्टूबर के बाद उनका यह था कि हमास मैक्सिमम 6 से 8 महीने टिकेगा, उसके बाद हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। हिजबुल्लाह उसकी तैयारी कर रहा था, इसीलिए इजराइल जानता था इस बात को, इसीलिए उसने देखिए सितंबर के आसपास अंधाधुंध उसने गोलाबारी की और वो सब किया, और पूरे उसको उनके ऊपर की लीडरशिप को साफ कर दिया। हिजबुल्लाह फिर भी टिका है, टिका रहेगा, वो जीत रहा है। वो मतलब लेबनान में उसने संधि करा दी, लेकिन ओरिजिनल हिजबुल्लाह का ये असेसमेंट था। हिजबुल्लाह को भी असेसमेंट नहीं था कि ये इतनी देर तक हमास टिकेगा और जीतता जाएगा। ये वाकई बहुत ही सरप्राइजिंग है। अच्छा, हमारे पास वक्त कम रह गया है, अभी हमने यमन के बारे में बात नहीं की। यमन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जिसमें मैसेज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायलियों को ये कहा हुआ है कि रात को सोना मना है, आप सो नहीं, आपको हम सोने नहीं देंगे। तो वो जो हमले हो रहे हैं, और अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर 2 दिन पहले हमले किए, जिसके बाद भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खुद इजरायली मीडिया कह रहा है कि सिर्फ धुआं उड़ता है, कुछ नहीं होता, कोई कामयाबी नहीं मिल रही हमें यमन में। ये यमन वाले इतने मजबूत कैसे हैं? 2015 से जंग लड़ रहे हैं सब, सऊदी अरब ने जो जंग शुरू की थी, और उससे पहले भी लड़ रहे थे। आखिर कहां से, कैसे इतनी मजबूती और इतना मजबूत विल पावर कि हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे? क्या कुछ है ये देखिए, यमन का भी मामला वही जैसे अफगानी होते हैं ना, कुछ उससे भी ज्यादा, मतलब वहां तो ग्रैंडफादर अपनी विल में लिख के जाता है कि इजराइल को खत्म करना है, अपने लड़के को कहता है, लड़का मर जाता है तो वो अपने लड़के के लिए लिख के जाता है कि इजराइल से लड़ना है। तो वो सारी चीजें देखिए, यमन में एक वो अलग कल्चर है। वहां पर सोशल मीडिया में टाइम नहीं वेस्ट करते लोग, पिक्चरें नहीं देखते, ये नहीं करते, वो बस वीर रस के गाने सुनते हैं, जो हम लोग वीर रस कहते हैं, आला उदल, वो उनका जो है। अब देखिएगा, वो लोग, उनका जो मिलियन मैन मार्च होता है हर फ्राइडे, अभी इस फ्राइडे मिलियन डे मार्च के दिन ही बॉम्बिंग हुई, उसमें कितने एक इंसान मारा गया, बताइए, एक सिंगल। और मिलियन, मतलब आप जो है वहां बॉम्बिंग कर रहे थे, सैकड़ों कम से कम मरने चाहिए। अरे मैं उसकी कवरेज देख रहा था। ईरान का एक टेलीविजन, यमन के 8 जगहों से अलग अलग कैमरे लगे हुए थे, जहां तकरीबन हर जगह मिलियन की तादाद या उसके आसपास की तादाद रही होगी। उस लेवल की गैदरिंग एक जगह नहीं, दसियों जगह अलग अलग शहरों में। उसके बावजूद उनमें कोई कमजोरी का इशारा नहीं, भाग करके घर नहीं चले गए, वहीं डटे रहे। वो मतलब कौन सी ताकत है, कहां से? ये इजरायली तो ड्यूटी पे आना नहीं चाहते लड़ने के लिए, वहां बगैर तनख्वाह के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं। वो जज्बा कहां से आ रहा है? ये वो जज्बा देखिए, रेजिस्टेंस का जज्बा है, और यमनी जो नेशनल कैरेक्टर है, क्योंकि हमने बहुत सारे अरब्स में उधर मतलब वेस्ट एशिया गया भी हूँ, घुमा भी हूँ। अरब्स मानते हैं कि वो लोग बेसिकली यमनीज हैं, मतलब यमन से ही पूरा
अरबिक सिविलाइजेशन इमर्ज किया, ये एक आम धारणा है। और यमन अपने को क्रेडल मानता है और वहां एक खास किस्म का एक वो है, मतलब उसको जिद्दीपना भी नहीं कहेंगे, एक अजीब तरीके की लड़ने के प्रति कमिटमेंट ही उसको कहा जा सकता है कि लड़ते रहो। हथियार, वॉर इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट फाइटिंग। फाइटिंग होती है तो जैसे अफगानिस्तान, ठीक है, ट्राइबल फील्ड्स हुए, एक दूसरे को मारा। उनका ये है कि बड़े लक्ष्य के लिए वॉर इज अ वे ऑफ लाइफ। हर घर में हथियार, लगभग हर घर में वहां हथियार है, वहां पूरा अलाउड है। आप उन हथियारों को जब भी वहां पर कॉल आती है तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। जो रेगुलर आर्मी है उसके अलावा रेगुलर, और आप सोचिए नेवी, किसी ने सोचा था कि यमन के पास नेवी भी है? वो हैरी ट्रूमन कैरियर पे कम से कम 6-7 हमले कर चुके हैं। अब वो उसको कितना नुकसान हुआ है, वो अगर वो चली गई तो, और ये चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जा ही रहा है लगभग, तो उसमें अमेरिका का पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। वो क्या कर सकता है? इजराइल ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है यमन के बारे में, सीआई के पास भी इंटेलिजेंस नहीं है, तो भाई तो सऊदी अरेबिया कह रहा है हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। हमको तो लगता है कि यमन एक दिन एडेन में जो सरकार सऊदी अरेबिया वाली है, जो थोड़ा सा हिस्सा, उसको भी कब्जा कर ले बहुत जल्दी, यकीनी तौर पर वो तो लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। एक नजरिया जो ईरान देता है वो कहता है कि इजराइल जो है वो इस इलाके में नासूर है, कैंसरस नासूर है, ट्यूमर है, उसका खत्म होना जरूरी है, उसका खत्म होगा। और तेहरान में एक फिलिस्तीन स्क्वायर है, चौराहा, उस पर बाकायदा एक बड़ी घड़ी लगी हुई है जो यानी काउंटडाउन उसमें दिया हुआ है। उनके लीडर ने, आयतुल्लाह खामेनी ने 2015 में कहा था कि इजराइल आने वाले 25 साल नहीं देखेगा, यानी उनके हिसाब से 2040 से पहले उसे खत्म होना है। क्या आप भी उस सोच के हैं, या आपको क्या लगता है वो जो 73 की जंग से बाद वाले इलाकों को कह दिया जाए ये ऑक्युपाइड है, उससे पहले वाला जो था वो सब इजराइल है? आपकी अपनी सोच क्या लगता है, इजराइल बचेगा या जाएगा? देखिए, इजराइल को तो मेरे ख्याल से जाना ही है, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये हो गया है कि इजराइल को बचाएगा कौन? ये सारे आजकल जो नेशंस की पूरी पॉलिटिक्स है, जो देश बने 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनमें सबसे बड़ी बात है हर देश में प्रॉब्लम चल रही है। जो पुराने कॉलोनियल मास्टर्स हैं उन्होंने अमेरिका को ट्रांसफर कर दिया है सब कुछ। अब फ्रांस की कॉलोनी थी लेबनान, फ्रांस की अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज थी, वहां पर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस उसे झेलना पड़ रहा है और वहां तकरार है। अब इजराइल ब्रिटिश क्रिएशन था, सब जानते, बाद में अमेरिका ने उसको टेक ओवर कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल को जिंदा रखने की। और आज की स्थिति ये है कि इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, ये 7 अक्टूबर से ही साफ हो गया था। अभी देखिए, कल एक लेख आया मारिव में, जो कि हिब्रू बहुत फेमस अखबार है, उसमें उसके एनालिस्ट ने कहा कि भाई 7 अक्टूबर को जो स्ट्रेटेजिक हमारी डिफीट हो गई थी, हम जितना भी हमने टैक्टिकल अचीवमेंट्स किए हैं, या सिनवार को मार दिया, इनको मार दिया, वो सब टैक्टिकल थे, या हमास के हजारों फाइटर्स को मार दिया, वो सब टैक्टिकल विक्ट्रीज है। स्ट्रेटेजिक जो ब्लो हमको लगा, जिसमें हम अंदर गए थे, और 3 चीजें थी कि हमास को डिस्ट्रॉय करना, उसकी सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को खत्म करना, और उसके साथ साथ जो अपने होस्टेजेस को छुड़ाना। ये जो 3 हमारे लक्ष्य थे, ये अगर हम 1.5 साल ऑलमोस्ट हो रहा है उसमें हम पूरा नहीं कर पाए, तो ये एक मतलब इस पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे पास प्लान क्या है, हम हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इतनी बड़ी ताकत 1.5 साल बाद मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ढूंढ रही, बताइए आप, अब क्या कहा? और उसमें अमेरिका बहादुर जो है वो साथ में है। अमेरिका का मैं आपको बताऊं, अमेरिका में तो मौज चल रही है दूसरी तरह। एक तो हॉलीवुड जल गया, अब हॉलीवुड जल गया, वहां पर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जला नहीं है, जलाया गया, वारे ऐसे वीडियोस आए। और उसमें जो खुद खास जिन्होंने गाजा, मतलब बहुत ही, जैसे जेम्स वुड एक एक्टर है हॉलीवुड का, उसने कहा था कि नो कॉम्प्रोमाइज, किल देम ऑल, मतलब गाजा के लिए इजराइल के समर्थन, किल देम ऑल। उसका घर जब जला है तो वो आके जो रोया है, और जो वायरल हुआ है उसका वीडियो उसके ट्वीट के साथ, वो और आपको बता दें, एंथोनी हॉपकिंस से लेके स्टीवन स्पीलबर्ग जैसा बड़ा नाम, जो कि खुद ज्यू है, और लेकिन पिक्चरें, शिंडलर्स लिस्ट वगैरह उसने बनाई, और
मतलब बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और लिबरल अपने को कहता, उस तक ने इजराइल को सपोर्ट किया। बहुत सारी ऐसी फीमेल एक्ट्रेसेस भी हैं, उन सबके घर जले हैं और लोग कह रहे हैं कि उनके घर जले, बाकी लोगों के नहीं जले। अब ऐसे टॉम हैंक्स का नहीं, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारी नहीं, अमेरिका की है। और वीडियोस जो आए वो मैंने देखे, उसमें साफ दिख रहा है कि कुछ एक्टिविस्ट टाइप लोग जगह जगह आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको 2-3 अमेरिकन, कुछ अमेरिकन वॉलंटियर्स हैं, उनको रोकते हैं, फिर उनमें झगड़ा होता है इस तरीके से। तो इसलिए मैं कोई इसमें प्रामाणिक बात नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं कब के वीडियो हो, वो क्या हो उसमें। लेकिन ये जो हॉलीवुड फायर्स हैं, अच्छा ट्रम्प इस पे मजा ले रहा है। ट्रम्प मजा ये ले रहा है कि ये कैलिफोर्निया स्टेट तो कभी वोट ही नहीं करता था, ये तो लिबरल स्टेट है, ये तो हमेशा डेमोक्रेट, तो ये मरे जाए। और जो दूसरी बात सामने आई है कि कैलिफोर्निया में जो फायर डिपार्टमेंट है, उसका इन लोगों ने करीब 17 मिलियन बजट उसका काटा और 617 मिलियन कैलिफोर्निया स्टेट ने इजराइल को दिया है। और ये सब जगह, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो स्पेंडिंग थी, वो जो इजराइल और यूक्रेन को डोनेट कर करके पूरा खाली कर दी है ट्रेजरी बाइडेन ने। और ये ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, जो उसका वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा कि ट्रेजरी खाली है, हम लोग कब तक नोट प्रिंट करते रहेंगे। और ट्रम्प भी इस पे कह चुका है कि जिस दिन डॉलर गिरा हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। तो उनका वो सब है, उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सोशल मीडिया की ये मजबूरी होती है कि बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन एक वाकया मैं चलते चलते याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप के टीम ने एक और डिस्क्लोज किया है कि तालिबान सरकार को हर हफ्ते $40 मिलियन हवाई जहाज से पहुंचाए जाते हैं और अब वो पैसा नहीं देंगे, यानी तकरीबन $200 करोड़ सालाना, यानी अमेरिका की तरफ से किराए पे तालिबान सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसी कोई सरकार अब सीरिया में भी होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा वो किस तरह से चलाएंगे, क्या होगा। बहुत ही गैर मामूली किस्म के हालात हैं। अब अमेरिका बहादुर ये तो कह रहा है कि हम देखेंगे कि इनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या ये ठीक ठाक चलते हैं या नहीं। लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों मिश्रा जी, अक्सर ये यकीन आता है कि जो कुछ भी ये रंग भी बदलते हैं ना, वो भी अमेरिका के इशारे पर ही बदलते हैं। ये कहना कि कल बहुत अच्छे थे वो आज बुरे हो गए, वो रोल अलग अलग वक्त पर तय कर दिए जाते हैं। कल तक वो टेररिस्ट ठीक था, आज वो सूट बूट में ठीक है, कल फिर कुछ और रोल उसका होगा। किराए के लोग हैं, काम करते रहेंगे, उनका काम होता रहेगा जो इस दुनिया को बेचैन रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों को फिर याद दिला दूं, अमरीश मिश्रा जी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसके जरिए उनके चैनल पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने ख्यालात, अपना मशवरा, अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।